अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम रईसा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर, एक लीडर इमर्ज कर रहा है पाकिस्तान में। सारे टीवी चैनल्स, यूट्यूब पे, लोग डिजिटल पे, हर जगह एक ही बात कर रहे हैं कि एक नई तर्ज का लीडर पाकिस्तान में इमर्ज कर रहा है और ये फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात हो रही है। अभी लास्टली 1-2 दिन पहले हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म से आयशा सिद्दीक़ा साहिबा ने ये क्लेम किया कि अगर पाकिस्तान सक्सेसफुली ये पीस टॉक्स मीडिएट कर लेता है यूएस और ईरान के दरमियान, तो पाकिस्तान का एक नक्शा ही बदल जाएगा और सिर्फ ज़रदारी ही हिट लिस्ट पे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और बाकी पार्टीज़ भी इसके निशाने पर आएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है सारा का सारा क्रेडिट तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है। तो क्या नया पॉलिटिकल सेटअप बन सकता है? पोटेंशियल क्या है? आपको क्या लगता है किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टूटेगा और फिर से बनेगा और उसमें कौन उभर के सामने आएगा? देखें, अगर ये टॉक्स कंप्लीट होती हैं और पाकिस्तान को ये क्रेडिट मिल जाता है जी। कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन कायम करने में कामयाब हो गए, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं। हुँ। आज भी जो ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, उन्होंने तवक्को थी पाकिस्तान की कि ये अमरीकी वफ़द के साथ आमने-सामने बैठ जाएँगे और कोई इब्तदाई गुफ्तगू हो जाएगी। अमरीका ने भी अपना 2 रुकनी वफ़द जो था वो तश्कील दे दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। जो अरागची साहब हैं वो आज पाकिस्तानी लीडरशिप से मिलेंगे और फिर वो उन्होंने मस्कत जाना है, मॉस्को जाना है हुँ। और अभी तक ईरान दोबारा से मेज़ पर बैठने के लिए उस तरह से तैयार नहीं बिल्कुल। हुआ। अगरचे पाकिस्तान बहुत एफ़र्ट कर रहा है। हुँ। लेकिन आप देखें, ये जो आसिम मुनीर साहब के बारे में सारी गुफ्तगू हो रही है ना, इसकी कोई ना कोई बेसिस तो हैं। बिल्कुल। ज़रदारी साहब के बारे में तो हमने 2 प्रोग्राम किए पिछले कि उनके बारे में वो हमारी मिलिट्री क्या सोच रही है या उनको हटाने के लिए। जी। लेकिन अगर आसिम मुनीर साहब ग्रो करते हैं जी। और वो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभरते हैं और वो इतने बड़ा एक मेडल उनके सज जाता है, हुँ। तो डेफ़िनेटली वो कुछ और डिमांड करेंगे। वो क्या डिमांड करेंगे? अब सवाल ये, जी। आप देखें कि इंडिया की जब जंग जीती थी आपने, जी। मार्का-ए-हक, हुँ। तो लोग आपको ट्रेस करते हैं कि आपका एक पैटर्न क्या था, माज़ी क्या था। तो आसिम मुनीर साहब ने पहले वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ थे, जिन्होंने वो चैलेंज लिया इंडिया का। हमारे आर्मी चीफ़ जब भी कभी टेंशन होती थी इंडिया से 71 के बाद, तो कोशिश करते थे कि जंग ना हो। जी। और इन्होंने बिल्कुल जब इन्होंने ओथ लिया था उसी वक़्त ही इंडिया को एक तरह से ललकारना शुरू कर दिया था। और फिर इंडिया ने पहलगाम के वाक़े के बाद जब पाकिस्तान पे मिसाइल फ़ायर किए कुछ जगहों पे, हुँ। तो उसके जवाब में बड़ा प्रिसाइज़ली इन्होंने पहले तो उनके 6 या 7 रफ़ाल जहाज़ जो थे वो गिरा दिए। हुँ। फिर अगले दिन जब उन्होंने नूर ख़ान और बाकी एयर बेसिस पे मिसाइल दागे इंडिया ने, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने 46 डेस्टिनेशन जो थी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जी। जिसमें उनका एस-400 था, वो भी उड़ा दिया एग्ज़ैक्टली। और तकरीबन 46 जगह पे अटैक्स किए ऐसे कि अगली सुबह मोदी को ट्रंप के पाँव पकड़ने पे वो चला गया कि मुझे आप सीज़ फायर दे हाँ, दें। इमीडिएट करें। तो ये आर्मी चीफ़ वो है जिसने इंडिया को इस तरह से शिकस्त दी और बीच में ट्रंप आ गया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद को फ़ील्ड मार्शल, तो इससे पहले भी अयूब खान भी फ़ील्ड मार्शल थे। जी। लेकिन ये फ़ील्ड मार्शल सिंपल फ़ील्ड मार्शल नहीं बने। ये 7 चीफ़ ऑफ डिफेंस फ़ोर्सेस बन गए। पहले आर्मी चीफ़ थे जिनके मातहत अब नेवी भी है और अब एयर फ़ोर्स भी है। जबकि माज़ी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। किसी आर्मी चीफ़ ने इस तरह का यानी इस तरह की कैप नहीं पहनी जितनी स्ट्रॉन्ग कैप इनके जी। पास। जब आसिफ अली ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिल के इनको स्टिक दे रहे थे फ़ील्ड मार्शल की और सीडीएफ की, तो उस वक़्त भी कुछ तजिया नगार कह रहे थे कि ये स्टिक इन दोनों पे इस्तेमाल होगी किसी बिल्कुल। वक़्त। बिल्कुल। यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हाँ। उसके अंदर से हम चीज़ों को देखते बिल्कुल। हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने जंग जीतने पे अपने आप को रिवॉर्ड करवाया, इस तरह से कि वो सीडीएफ भी बन गए और फ़ील्ड मार्शल भी बन गए, तो अब ये इतना बड़ा इंटरनेशनल मार्का है ईरानियन अमेरिकन वॉर का। हुँ।
अगर उसमें से कोई रास्ता निकालते हैं और वहाँ पे पीस हो जाता है तो वो फिर कहेंगे कि मैं कुछ और डिज़र्व करता हूँ। अब वो और क्या डिज़र्व करते हैं, हाँ, ये एक ये क्वेश्चन है। देखना पड़ेगा। इसमें 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप ये पूरा स्ट्रक्चर गिरा दें, हुँ, मार्शल लॉ लगा दें, कहें कि अमेरिका हमारे साथ है, बिल्कुल। चीन हमारे साथ है, सऊदी अरब हमारे साथ है और इन सबको कहें कि अभी इंतज़ार करें, अभी हमने इस मुल्क को बनाना है, इसके बहुत सारे मसले हल करने हैं। जब हो जाएगा तो फिर जमहूरियत बहाल कर देंगे। वो क्या वो वायबल है, वो तरीक़ाकार? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, हुँ, इसको मॉडिफ़ाई करके किसी तरह मैनिपुलेट करके, आईनी तरमीम करके वो प्रेसिडेंट बन जाएँ और इस सिस्टम को इसी तरह साथ चलाएँ। जब हम पहला देखते हैं ना ऑप्शन मॉडल जी, कि सब कुछ गिरा गिरा के आप एक नई चीज़ ले आएँ, जी। नया मार्शल लॉ लगा दें डिक्टेटरशिप ले आएँ, या कुछ डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल टाइप सिस्टम ही चेंज कर दें पॉलिटिकल बेसिकली। सिस्टम गिरा दें। तो वो हमने देखा था कि जब अयूब खान जिस टीम के साथ जो टीम बनाई थी अयूब खान ने अपने लिए, हुँ, जिसके साथ उसने 10-11 साल हुकूमत की, जब उस टीम में के साथ उनके तज़ादात हुए तो वो खुद भी नहीं रहे। अ, उसके बाद आप देखें कि ज़ियाउल हक जुनेजो को लेकर आए, लेकिन जिस दिन उसने जुनेजो को फ़ारिग किया, उसके 2-3 महीने के बाद बल्कि उससे भी जल्दी उनका अपना जहाज़ क्रैश कर गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जी, जनरल मुशर्रफ ने अपना सारा टाइम जो था वो एमएमए और मुस्लिम लीग काफ की पार्टनरशिप के साथ और किसी हद तक एमएमए की पार्टनरशिप के साथ गुजारा था। जी, लेकिन जिस दिन उसने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया, तो वो फिर आगे सर्वाइव नहीं कर सका, मुशर्रफ को भी जाना पड़ गया था। तो अगर आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उन्होंने ये सेटअप बनाया ना फरवरी इलेक्शंस के बाद, ये जो मौजूदा जिसको हाइब्रिड निज़ाम जी, कहते हैं। अगर ये हाइब्रिड निज़ाम वो तोड़ते हैं और एक नया ढांचा बनाते हैं तो उनके लिए ख़तरात ज़्यादा होंगे। ठीक है। लेकिन इसी को मॉडिफ़ाई अगर करेंगे, इसके अंदर से कोई रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मुशर्रफ साहब ने 70वीं तरमीम करवा ली थी और वर्दी के साथ सदर रहने के ऊपर वो हो गए थे। फिर इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने 8वीं तरमीम करके सारे इख्तियारात जनरल ज़िया ने 8वीं तरमीम करके सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए जी, थे। उस तरह से चल सकते हैं आप सिस्टम में मॉडिफ़ाई करके। ठीक है, सिस्टम को टोटल कराएँगे तो उससे आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएँगे। ठीक है, तो आप इन दोनों में से वो कौन-सा तरीका रखेंगे ये तो उनके गुड ऑफिसेज़ और उनके एडवाइज़र ही बताएँगे। लेकिन ये ज़रूर है कि वो इस मरहले के बाद कहेंगे कि मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए। ठीक है। उस ज़्यादा चाहिए में कौन-कौन इफ़ेक्ट होगा, कौन-कौन घर जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है। सर आपने ऑडियंस को 2 ऑप्शंस तो बताई हैं कि कौन-सा पॉलिटिकल सिस्टम बन सकता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में ही पता चलते हैं। फ़िलहाल आपकी बात से तो यही लग रहा है कि मार्शल लॉ वाला ज़्यादा वायबल ऑप्शन है, क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है उसके बारे में तो हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कि जो प्रेसिडेंट है वो तो एक सिंबॉलिक हेड ऑफ़ द स्टेट है, उसकी कोई पावर्स होती नहीं है। तो जो फ़िलहाल पावर्स फील्ड मार्शल के पास हैं, दे आर वे फार अहेड देन अ प्रेसिडेंट्स पावर। इसके साथ मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बाकी आने वाले डिक्टेटर्स या आर्मी चीफ से किस तरह मुख्तलिफ हैं कि उनको इतनी ज़्यादा लाइमलाइट मिली है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ उनकी किस तरह से मुख्तलिफ है वो सब कुछ? देखें ये हमारी जो 70-75 साल की तारीख़ है, हुँ, अगर उसमें देखें तो इनका केस बहुत यूनिक है। ये जिस तरीके से आर्मी चीफ़ बने, कहा जा रहा था ये रिटायर हो रहे हैं, जी, लेकिन ये आर्मी चीफ़ बन गए। जी, फिर ये पहले आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल जो कि आईएसआई का चीफ़ भी रहा हो, हुँ, उसको कोर्ट मार्शल किया। हमारी तारीख़ में इस तरह पहले का कोई वाक़या नहीं है। ठीक है, यानी ये एक तरह से इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ओके, अच्छा, मैं फैज़ हमीद की बात कर रहा हूँ और उसको कोर्ट मार्शल भी पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से किया, हुँ, नंबर 1। जी, नंबर 2, आगे अगर बढ़ते हैं तो हुँ, ये पहले एक फ़ील्ड मार्शल हैं जिन्होंने आप अंदाज़ा करें कि भारत मैं पहले भी बात की थी कि भारत से सब कन्नी कतराते थे।
लड़ाई से। हमारे पास सही पेट्रोल बात है। नहीं है, हमारे पास सही फलानी बात है। चीज़ नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, यार कोई रास्ता निकालें ये हुँ। वो। या डरा देते थे ज़ौला की तरह कि हमारे पास न्यूक्लियर है, जी। कोई कह देता था मुशर्रफ की तरह कि ये कारगिल करते थे हम वो भी एक मिस्टीरियस कहानी। लेकिन इस बंदे ने सीधा-सीधा ठोक के हाँ, हैंड्स ऑन। मतलब बिल्कुल। और जब आईएसपीआर के जो डीजी हैं, हुँ। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब हम अटैक करेंगे, तो सिर्फ़ इंडिया को ही नहीं पता चलेगा, पूरी दुनिया जी। को पता चलेगा। जी। और ऐसा ही हुआ जब अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की जो पीएल-15 मिसाइल और जो चीन की टेक्नोलॉजी के साथ मिल के जो हमारी एयर फ़ोर्स ने और हमारा जो ये जो मिसाइल का हमारा शोबा है, उसने जो कारकर्दगी दिखाई, हुँ। तो उसके नतीजे में ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। ठीक है। ट्रंप जैसा आदमी यानी देखें ये इंटरनेशनली कैसे क्लिक किया इन्होंने। ट्रंप जैसा आदमी दरमियान में आ गया। मोदी ने उनसे कहा कि हमारी सीज़ फायर करवाएं, उसने आके सीज़ फायर करवा दी। तो ट्रंप के सामने जी। इंडिया जो था वो अपने पब्लिक प्रेशर की वजह से, पब्लिक ओपिनियन की वजह से वो पीछे हट गया कि हमने तो ट्रंप को नहीं कहा था। हुँ। लेकिन हमने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि भाई ठीक है आप आए, यू आर वेलकम, आपने एक सब कॉन्टिनेंट को इतनी बड़ी जंग से बचा लिया। ट्रंप ने कहा कि इसका मतलब है ये लोग ठीक हैं और इंडियन मोदी जो है वो फेक है। हुँ। जो बात मेरे साथ नहीं की वो पब्लिक के सामने कर ही नहीं रहा। जी। फिर उसने कहा, उसको टीज़ करना शुरू कर दिया उसने। और आसिम मुनीर साहब को उसने ओवल में बुलाया, लंच किया, ये जी। किया, वो किया। और फिर उनको ये समझ आ गई अमेरिकन्स को, उनकी डीप स्टेट को, कि जो इन्वेस्टमेंट हम इंडिया पे कर रहे थे, हम उसको इंडिया को एक रीजन का थानेदार बनाना चाह रहे थे, ओके। वो तो वो नहीं कर सका हाँ। क्योंकि जंग से पहले अमरीकी पूरा पलड़ा जो अमेरिका का था ना वो इंडिया की तरफ था। उनका ख्याल था कि इंडिया खुद ही पाकिस्तान को सही सेटल बात कर है। जी। लेगा, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। जी। लेकिन जब इंडिया ने चीखें मारी और वो हुँ। अमेरिका बीच में आया तो फिर उन्होंने देखा कि अच्छा एक तो इन्होंने पिटाई करवाई अपनी और अब हाँ। उसको फेस भी नहीं कर रहे, जी। एक्सेप्ट भी नहीं हुँ। कर रहे। हाँ। उसकी वजह से वो फिर टीज़ उसने इनके ऊपर टैरिफ भी लगा दिया इंडिया के हाँ। ऊपर। फिर उसने टीज़ करना शुरू किया। 6 जहाज़ों से लेकर 12 जहाज़ों तक वो चला गया कि पाकिस्तान ने इनके 12 जहाज़ जी। गिराए। फिर वो इनको टीज़ करने के लिए आसिम मुनीर साहब को हर जगह पे और शहबाज शरीफ की तारीफ़ करनी शुरू कर दी। जी। तो ये एक यूनिक केस इस हवाले से आसिम मुनीर साहब बन गए। फिर अगला क्या मामला हुआ कि पहली दफ़ा हमारी मिलिट्री एक एस्टेब्लिशमेंट ने एक ज़ख्म पाला हुआ था अफ़गानिस्तान की सूरत में। हर दफ़ा हम ब्लीड होते थे, लेकिन कहते थे अफ़गानिस्तान को कुछ नहीं कहना, वो हमारे भाई हैं, फलाने हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट अटैक्स किए और तालिबान को पसपा कर दिया। हुँ। फिर इनकी एक बड़ी और कामयाबी है कि चीन की इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में और कई जगहों पे कहा जा रहा था कि सीआईए जो है वो नहीं चाहती कि चीन की एक्सेस हो पूरे पाकिस्तान में, इस तरह से एक उनका तजारती गुज़रगाह बन जाए। तो वो इंडिया के साथ मिलके बीएलए वगैरह बलूचिस्तान में वो कर रहे थे। तो उसने जाके अमेरिकन्स को समझाया कि आप भी आएँ, आप भी इन्वेस्टमेंट करें। जी। आप क्यों यानी इंडिया के इस कंस्पिरेसी का हिस्सा बनते हैं? इंडिया के साथ वो हमारी और तरह की लड़ाई है। तो काफ़ी हद तक ट्रंप को और अमेरिका को उन्होंने अपने साथ लाइन अप कर लिया। फिर जो सऊदी अरब के साथ ये जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया, हुँ। वो एक इनका बड़ा एक यूनिक मूव थी। हाँ। मूव थी। इससे पहले भी कई दफ़ा कोशिश हुई थी लेकिन इस तरह का एग्रीमेंट नहीं हो जी। सका था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, सारी कामयाबियाँ हैं जो कि किसी आर्मी चीफ़ को नहीं मिली। कोई आर्मी चीफ़ जो था वो अब सारी मसल्ह अफ़वाज का सरबराह तो नहीं। अब आप देखें कि सारे फ़ौजी दफ़्तर तो उनके कंट्रोल में हैं। अब कंट्रोल में क्या नहीं है? कंट्रोल में पॉलिटिकल पावर नहीं है, जी। पार्लियामेंट नहीं है, जी। ऐवान सदर नहीं है। जी। तो वो चाहेंगे कि वहाँ पे भी किसी तरह जाएँ। जी। अब किस तरह से जाएँगे? लोग इसको ओवर सिम्प्लीफ़ाई करते हैं कि क्या वो सिर्फ़ ज़रदारी साहब की तरह सदर बन जाएँगे? नहीं। ठीक है। क्या वो शहबाज शरीफ की तरह वज़ीर आज़म या चीफ़ एग्ज़ेक्टिव बनेंगे जैसे मुशर्रफ खुद चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जी। बन गया था? मेरा ख़्याल नहीं। वो कुछ
वो जो सोच रहे हैं शायद वो प्यूटन की तरह या शायद वो उर्दगान की तरह कोई ऐसा चाहते हैं कि आने वाले कुछ डेकेड्स ओके। वो खुद लेकर अब जैस इस मुल्क को चलें। अच्छा, अब उसके लिए क्या करेंगे वो बहुत सारे हमारे यहाँ टेलर मेड कानूनदान हैं, उनको बुलाएंगे, कहेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसमें से कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए डिक्टेटरशिप बहुत नुकसान दे रही है, खा कोई सोने का भी डिक्टेटर हो और खा कोई अ, चीथड़ों से बना हुआ वज़ीर आज़म क्यों ना हो, उन दोनों में वज़ीर आज़म बेहतर होता है, जो खा वो जाली रिगिंग के ज़रिए भी आए, वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो हो, वो जमाली हो, वो कोई कमज़ोर तरीन प्राइम मिनिस्टर हो, वो फिर भी बेहतर होता है एक डिक्टेटर से। क्योंकि बिल्कुल। जब भी डिक्टेटरशिप आती है, पाकिस्तान को कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। ये जो पाकिस्तान को सारी अचीवमेंट्स हुई हैं ना, हुँ, इसलिए हुई हैं कि इनके साथ एक पॉलिटिकल पार्टनरशिप भी थी। जी। अगर पॉलिटिकल पार्टनरशिप के बगैर ये सब हुँ, कुछ करेंगे, तो अकेले में। शायद इनके लिए ये सारा कुछ नामुमकिन हो, क्योंकि फ़ौज जो है, वो एक हद तक तो बहुत एक्सीलेंट काम करती है। लेकिन एक हद से जब आगे जाती है, तो फिर बड़े-बड़े लोग और वैसे भी इनको तो जो पीटीआई के यूट्यूबर्स और जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, उसकी एक बहुत बड़ी उनकी ट्रोलिंग का भी सामना है। जी। और पहले ही इनके बारे में बाहर बैठे लोग अजीबो-गरीब कहानियाँ करते हैं। तो इनको कोई बहुत बड़ी एडवेंचर करेंगे तो उसके लिए इनके लिए भी अच्छे फ़ायदेमंद नहीं है और मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन सर आपने बहुत बड़ा पॉइंट रेज़ किया है कि वो रशिया की तरह या चाइना की तरह या टर्की की तरह प्रेसिडेंट फॉर लाइफ वाली ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अलार्मिंग सी बात है सुनने वालों के लिए भी। और इसके साथ ही कल हमने वैसे पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की तो बात की थी कि उनका क्या फ्यूचर होगा, लेकिन जब तक आसिम मुनीर फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेकिन लेकिन तुर्की में या रशिया में कहीं पे भी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट हो रहे हैं बार-बार ना। वो पता है, हाँ, हाँ, मतलब मतलब अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हुई हुई है। कि वो उनका कंट्रोल बरकरार है। जी, चाइना हुँ। में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन वो हाँ, उनका तो हर जगह पे हुँ, मतलब कंट्रोल है, जी। लेकिन लिखा ये नहीं है कि फॉर लाइफ हाँ, ये लिखा हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुँ। हुआ। अच्छा पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रही थी, पीटीआई का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि जो इमरान खान साहब के साहबज़ादे हैं कासिम खान, उन्होंने रिसेंटली ही एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से एज़ एन इंडिविजुअल भी वो यूएस, ईरान, इसराइल की वॉर में मीडिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान का एक अनडेमोक्रेटिक चेहरा वो मतलब उसको पे नकाब डाल सकें, वो वाली साइड छुपा सकें, इसलिए वो एक पीस कंट्री उसको अपनी व्हाइट सॉफ्ट वॉश कर वाइट सकें। वॉश कर सकें, उसको एक सॉफ्ट पावर की तरह पाकिस्तान इमर्ज होना चाह रहा है। तो इस सब में सारे फियास्को में इमरान खान का आपको पॉलिटिकल फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? पीटीआई का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर हो सकता है? और क्या इमरान खान जेल में ही रहेंगे जब तक आसिम मुनीर की पावर है और कंट्रोल है? तो इमरान खान और पीटीआई का फ्यूचर बताएं। देखिए, एक तो सच्ची बात है कि इमरान खान और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उसी तरह ही हैं इस ज़माने में, जैसे कभी ज़ियाउल हक और पीपल्स पार्टी थे, हुँ, जैसे कभी मुशर्रफ और मुस्लिम लीग नून थे, जी, जैसे आज पीटीआई और आसिम मुनीर हैं। जी, लेकिन पीटीआई कई जगहों पे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान की सर्वाइवल को भी बाज़ औक़ात निशाने पे ले लेती है, जो कि नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों ये तो आपने कासिम खान की बात की, पिछले दिनों कुछ महीने पहले अलीमा खान साहबा ने एक इंडियन चैनल नहीं, शायद किसी यूके बेस्ड चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो आसिम मुनीर है ये एक फंडामेंटलिस्ट है हुँ, और ये एक इस्लामिस्ट है, जी, जबकि इमरान खान एक लिबरल आदमी है और हम इमरान खान तो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये इंडिया के साथ बिला वजह लड़ रहा है। तो यानी इंडिया के साथ लड़ाई को भी हाँ, नत्थी कर लेना। और हुँ, अब कासिम खान ने कहा है कि ये जो इमेज मेकिंग हो रही है, ये हुँ, वाइट वॉश कर रहे हैं अपने आप को। हुँ, देखिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की स्टेट उस वक़्त भी ख़राब थी जब इमरान खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे। जब खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो वो बाजवा साहब के साथ मिल के दूसरी जमातों को उन्होंने बंद किया हुआ था। आज दूसरी जमातों ने मिल के आसिम मुनीर साहब के साथ इमरान खान को बंद किया हुआ है।
ये कोई तब्दीली नहीं आई। ना इमरान खान कोई लिबरल थे, बल्कि वो तो लिबरल्स का मजाक उड़ाते थे। उसने तो राइट लेफ्ट पे मौलवी बैठाए होते थे अपने, और तालिबान को तो दफ्तर खोल के देता। हुँ, तो इस बात को छोड़ दें। बात यह है कि इमरान खान अगर सियासत करेगा, उसकी पार्टी अगर पॉलिटिकल मूवमेंट चलाती है कोई, तो उसका कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन अगर वो इस डर से कि वो तो मार देंगे, वो तो निकलने नहीं देते, वो तो बैठने नहीं देते, उनकी पार्टी बिल्कुल बिखर गई है इस वक्त। और इमरान खान साहब जेल में बैठे अपना बाहर निकलने के लिए कोई पॉलिटिकल मूव नहीं कर रहे हैं। हुँ, जब पॉलिटिकल मूव करेंगे, थोड़ा बहुत उनकी पार्टी थोड़ी सी एफर्ट करेगी, तो उनके लिए कोई रास्ता बन सकता है। लेकिन आप देखेंगे इस वक्त तक जो रास्ते बनाए हैं इमरान खान साहब ने, कि इस्लामाबाद पे हमला कर दो, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर जी, दो, जाके इन लोगों को कुर्सियों से उठाएं और हुँ, मुझे दोबारा जाके बैठा दें, इलेक्शन को ना माने, इलेक्शन कमीशन को फलां कर दें, फलाने एमपी के घर चले जाएं, पार्लियामेंट के बाहर धरना दे दें। ये वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में एक एग्रेशन था, जो कि एग्रेशन की अगर मुकाबला किया जाए तो आपका स्टेट के साथ, स्टेट के पास एग्रेशन के ज़्यादा बड़ी ताकत होती है, जी, वो फिर कुचल देती है। जी, तो लेकिन पॉलिटिक्स तो होता है कि पॉलिटिकल रास्ता और डिप्लोमेसी के ज़रिए ताकत के अंदर जाके भी आपने अपना हुँ, एक रास्ता बनाना होता है। जी, जैसा रास्ता बेनज़ीर भुट्टो साहबा बनाती जी, थीं, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो बनाते थे, जैसा रास्ता अपना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बनाते थे, उनको सियासत करनी पड़ेगी। अभी वो सियासत उन्होंने शुरू नहीं की। जी, लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान के मकबूलियत अपनी जगह पे यस, है, मकबूलियत हम मानते हैं, उनकी मकबूलियत है, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन किस लिए पसंद करते हैं? जब वो वज़ीर आज़म थे, क्या उस वक्त पसंद कर रहे थे? नहीं। उनको पसंद कब करना शुरू किया गया? जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारना शुरू किया गया, क्योंकि हमारी ऑडियंस ऐसी है कि उनको वो बंदा अच्छा लगता है जो वॉरियर हो, जो लड़ रहा हो, जो हुँ, सामने आए, जो सीना चौड़ा करके बात करे, जो अग्रेसिव हो थोड़ा। लेकिन ये एक पहलू होता है सियासत का। अगला पहलू जो होता है वो गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, हुँ, रास्ता निकालना होता है। उस साइड से ये लैग करते हैं। जी, जी। ठीक है। सर, एएनआई न्यूज़ नेटवर्क है एक इंडिया का, जिसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट समिता प्रकाश ने एक वीडियो बनाई है। उसमें उन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी और टॉन्टिंग वे में आसिम मुनीर साहब का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जिक्र किया है, जिसमें वो मॉक करती नज़र आ रही हैं इन दोनों लीडर्स को। मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स पहले तो कोट करूँगी कि उन्होंने कहा कि द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज़ ग्रेट, द फील्ड मार्शल इज़ वेरी ग्रेट, दे आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, काइंड एंड कम्पिटिटिव लीडर्स। तो उन्होंने आगे बात ये की अपनी वीडियो में कि आसिम मुनीर ने ट्रंप की पर्सनालिटी और डिप्लोमेसी स्टाइल को समझ लिया है। आसिम मुनीर साहब, ये उनकी लैंग्वेज है, ट्रंप को पब्लिक प्रेज और वैलिडेशन देता है जो कि ट्रंप को पसंद है। मुनीर ने ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स कम करने का क्रेडिट दिया है, जबकि इंडिया ने मीडिएशन को रिजेक्ट किया है, जो हम पहले बात कर रहे थे। मज़ीद उनका ये कहना था, मैं मोटे मोटे चीदा चीदा पॉइंट्स बस कोट कर रही हूँ, कि पाकिस्तान में मिलिट्री को असल पावर सेंटर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। और लास्टली उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के ज़रिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपनी अहमियत बढ़ाई है। और मुनीर को एक ऐसे लीडर के तौर पर दिखाया गया है जो ट्रंप को चैलेंज नहीं करता, बल्कि उसकी ईगो को री इन्फोर्स करता है। तो इंडिया एक नेगेटिव इमेज बिल्डिंग किए जा रहा है, वो सच्चाई को, हकाइक को नहीं देख रहा, वो बस लगे हुए हैं कि हम एक नेगेटिव इमेज बिल्डिंग करें, कॉन्स्पिरेसी थेरीज रिलीज़ करते जाएं। तो उनको इतना क्या इशू है? नहीं, ये जो अभी इसकी गुफ्तगू आप सुना रही थीं, वो उसने कहा कि उसको पब्लिक प्लेसेस पे उसको उसकी उसको अच्छे लफ्ज़ों से बात करते हैं तो ट्रंप को अच्छा लगता है। जी, तो ये तो सबसे ज़्यादा काम जो था वो मोदी करता रहा है। एग्जैक्टली, वो इन द कहता था पास्ट। अगली बार ट्रंप सरकार, जी, वो जाके एक जलसा करता था। जी, उसने किया था वॉशिंगटन में, जिसमें उसने पूरे जो इंडियन डायस्पोरा था उसको ट्रंप के पीछे खड़ा कर दिया था। जी, वो कहता था कि ट्रंप इज़ डूइंग मिरेकल, और हाँ। ट्रंप इज़ इंडिया, वो कहता था। अगर आप कहते तो मैं वो कोट कर देती हूँ, हाँ, अगर आप चाहते हैं तो। बताएँ, बताएँ। वो ये कहते थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार, प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ माय ट्रू फ्रेंड, ट्रंप थिंक्स बिग एंड ही डिलीवर्स, इंडिया हैज़ फाउंड ट्रंप अ ट्रस्टेड पार्टनर। और फिर इसी तरह ट्रंप भी उनके लिए बहुत सारी बातें कहते थे, उनमें कुछ फ्रेजेस हैं कि मोदी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, ही इज़ अ वेरी स्पेशल मैन,
मोदी इज़ अ टफ नेगोशिएटर एंड अ ग्रेट लीडर, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हाँ, तो जब वो कहती है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर ट्रम्प को चाहिए, तो मोदी हिमसेल्फ क्या है, वो इंडिया में अपने आप को, वो तो कहता है कि डिप्लोमेसी या फॉरेन ऑफिस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ सारे दोस्तों से जाके गले मिलता जी। हूँ, जफ्फी डालता हूँ और ही करता हूँ। ये सारी चीज़ें तो अगर रिकैप करें की जाएँ तो ये उल्टी मोदी पे आती हैं। हाँ, उन्हीं पे अच्छा, लेकिन रिफ्लेक्ट अगर करते हैं। उनको तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ ये है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल स्टेज पे हुँ, इतना बड़ा रोल कैसे प्ले कर रहा है। हुँ, पाकिस्तान, वो तो कहते थे कि जेडी वैंस पाकिस्तान ही नहीं आएगा। जी, जब वो आ रहा था तो फिर कह रहे थे कि उसकी जान को ख़तरा होगा। जी, तो एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने उसकी बेइज़्ज़ती की टाइम्स नाउ के एक एंकर की, जी, और उसको कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम कुछ स्कूल के बच्चे हो। जी, जंग की वजह से लोगों को फ्यूल नहीं मिल रहा, जी, पेट्रोल नहीं है, डीज़ल नहीं है, और आपको अपनी लड़ाई सूझी हुई है। हाँ, तो ये एक, और इस औरत का जो सारा बयानिया है ना, वो एक डाइवोर्सी औरत वाला लगता है कि चूँकि तलाक दे दिया ट्रंप ने इंडिया को, और पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया है, हुँ, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा। जी, रीज़न ये है कि ट्रंप ट्रंप का डिसोल्यूशन इंडिया के बारे में 2 वजह से हुआ है। एक, जो उनकी मिलिट्री माइट थी हुँ, इंडिया की, वो एक्सपोज़ हो गई। ये जो भी उनका सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर था, या जी, हमारा जो एक था, एक, हाँ, जिस तरह से हमने उनको जी, वो किया। और दूसरा जो था वो, अ, ये मोदी अपनी गुफ्तगू से मुकर गया कि मैंने तो मीडिएशन ही नहीं कराई। हालाँकि फ़ोन करके कहा था कि पाकिस्तान से कहें कि सीज़ फायर कर दें। फिर कहा गया कि ये पाकिस्तान और इंडिया का फ़ैसला था। पाकिस्तान और इंडिया का फ़ैसला नहीं था, अगर अमेरिका दरमियान में ना आता तो ये सीज़ फायर हो ही नहीं सकता था। तो इंडिया बेसिकली एक्सपोज़ हो गया। बल्कि आज क्या ट्रंप ने कहा है कल, कि ये एक हाँ, इंडिया के ये बारे में एक उन्होंने, जहन्नम है, क्या है हाँ, उन्होंने इंडिया? कहा है हेल होल कहा है इंडिया एक को। हेल होल है। हाँ जी, उसने कहा कि यहाँ हेल होल से आकर जो आते हैं लोग, और वो अमेरिका में आके एक जन्नत आबाद करना जी, चाहते हैं, और मैं इनको यहाँ नहीं रहने दूँगा। जी, तो उसके ऊपर कोहराम मचा हुआ है, हुँ, माइंड योर लैंग्वेज और फलाना हुँ, ये कहा जा रहा है। उससे पहले क्या था? उससे पहले जब ट्रंप ने सीज़फायर का वो किया था, ट्वीट किया था, इंडिया पाकिस्तान जी, वो जब मार्का हक हो रहा था, तो इंडियन मीडिया कहता था कि हु इज़ ट्रम्प जो कि सीज़ फायर। भई अगर उसने सीज़ फायर किया ट्रम्प ने एक ट्वीट, तो आप उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? आप कहो कि कोई सीज़ फायर नहीं हुआ, आप जंग करते रहो। आपने सीज़ फायर को एक्सेप्ट भी किया। हत्ता कि इन्होंने ट्रम्प से गुफ्तगू करते हुए इंडिया ने ये माना था कि इसके बाद हम पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमसे गुफ्तगू करेगा इन मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए, जिससे वो भाग गया। तो ट्रंप को इन्हीं चीज़ों पे तो उनसे गुस्सा है, हुँ, और इसी वजह से तो आसिम मुनीर साहब पॉपुलर हैं, और इसी वजह से तो पाकिस्तान के सिस्टम को आसिम मुनीर साहब से खतरा है। ठीक है, रिवैम्प करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम एंड करेंगे और दोबारा हाज़िर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।